लेकिन चलिए, आज हमारे रडार पे एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है, खासतौर पे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। सीएमसी ये काउंटर, इसने कल बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे और आज रिजल्ट्स पे एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पे ये काउंटर ऑलमोस्ट 9% के आसपास के दबाव के साथ दिन के लोज के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छे खासे वॉल्यूम्स पे दबाव है। 10 दिनों का औसत वॉल्यूम करीब 1.25 लाख शेयर्स के आसपास होता है, लेकिन निफ्टी पे ही, एनएसई में ही माफ कीजिएगा, आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3-3.25 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है। तो 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या वजह है इस दबाव की, क्या है रिजल्ट के इंटरनल्स, किस हद तक यहाँ पे अगर कमजोरी क्रीप इन हो रही है तो किस हद तक खिंचती हुई नजर आएगी, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर जेके गुप्ता जुड़ रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, क्योंकि कंपनी फोकस में आज अपने नतीजों के चलते हैं, तो मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा। तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स में हमने देखा आय ऑलमोस्ट फ्लैट 561 करोड़ रुपए के आसपास आपने क्लॉक करी है Q3 में। आमतौर पे Q3 एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है, ये फैक्ट है। क्या एक सीजनैलिटी प्ले के कारण ही रेवेन्यूज पे दबाव है या फिर इसके बियॉन्ड भी कोई रीजंस हैं? नहीं, मोस्टली सीजनैलिटी की वजह से ही है। अगर हम देखें तो हमारा जो घरेलू व्यापार है इस तिमाही में भी करीब 5% बढ़ा है और सीजनैलिटी का इम्पैक्ट हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा दिखाई देता है और इंटरनेशनल बिजनेस इस तिमाही में करीब 2% Q-on-Q कम हुआ है और ये ज्यादातर सीजनैलिटी की वजह से है कि हमारे जो बिलिंग आवर्स थे इस तिमाही में छुट्टियों की वजह से और फरलोज की वजह से हमारे बिलिंग आवर्स थोड़े से कम दिखाई दिए हैं। इसीलिए जैसे आपने कहा कि ये तिमाही थोड़ी सी कमजोर तिमाही होती है, वही हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है। बट घरेलू व्यापार हमारा करीब 5% तिमाही दर तिमाही बढ़ा है। ओके, तो मैनेजमेंट का कहना खास तौर पे जो Q3 में आप रेवेन्यूज में एकदम सपाट ग्रोथ देख रहे हैं, रादर नो ग्रोथ देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह है सीजनैलिटी फैक्टर। आपको समझा दो आसान शब्दों में इसका मतलब क्या होता है। आमतौर पे तीसरी तिमाही यानी कि दिसंबर तिमाही कहा जाता है आईटी कंपनीज के लिए कमजोर तिमाही रहती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बिलिंग डेज जो होते हैं या फिर कारोबारी दिन जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इनके जो तमाम क्लाइंट्स होते हैं इस टाइम पे छुट्टियों का सीजन होता है वहां पे, तो ज्यादातर क्लाइंट ऑफिस शट डाउन रहते हैं, बंद रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंपैक्ट होता है सीजनैलिटी का। वैसे क्या मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली कहना कि डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी ट्रैक्शन, अभी भी मोमेंटम नजर आ रहा है। लेकिन सर, इंटरेस्टिंग हाईलाइट आपके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, जो कुछ हद तक हमारी एक्सपेक्टेशन, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कुछ बेहतर देखने को मिल रही है। एबिटा करीब 2.7% के आसपास का जंप, एबिटा मार्जिन्स में करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये दोनों ही बाजार उम्मीद से कुछ बेहतर हैं। क्या सोनली करेंसी का जो या फिर करेंसी का जो फैक्टर या फिर रुपए जो कमजोरी है उसका फायदा मिला है, या फिर मार्जिन्स में कुछ और लीवर्स भी थे जिसको आपने प्ले अप करा? एक्चुअली इस तिमाही में हमको रुपए का फायदा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा नुकसान हुआ है, बिकॉज इस तिमाही में रुपया मजबूत हुआ और डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ, करीब 1.5% के करीब, जिसकी वजह से हमारे मार्जिन में करीब 30 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। सो ये जो हमको 40 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है, वो 30 बेसिस पॉइंट का एब्जॉर्ब करने के बाद हुआ है और जो हमने इसमें इजाफा देखा है इस मार्जिन में, उसकी वजह है हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इस तिमाही में हमको पहले से ही मालूम था कि थोड़ा प्रेशर रिवेन्यू की वजह से भी रहेगा। तो हम लोगों ने काफ़ी इस बार अपनी कॉस्ट को बड़ा केयरफुली मैनेज किया और सारा श्रेय जो इस मार्जिन इंप्रूवमेंट का है वो सारा का सारा श्रेय कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाता है। आप कह रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के चलते मार्जिन में फायदा मिला है, 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव इंपैक्ट था करेंसी का, उसके बावजूद आप मार्जिन में एक बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए उस फ्रंट पे। तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट है, आप ज्यादा शायद यहां से प्ले अप ना कर पाए। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि प्राइसिंग के फ्रंट पे क्या हाल है, क्या वहां पे कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, रियलाइजेशंस का इंप्रूव हो रहे हैं? नहीं, रियलाइजेशन में कोई चेंज नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंप्रूव हो रहे हैं, बट वी आर लुकिंग एट अ स्टेबल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। हमको भी क्या लग रहा है कि जिस तरह मैंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे कि दिसंबर तिमाही थोड़ी सी मंदी तिमाही होती है, तो हमें उम्मीद है कि अगली तिमाही उससे बेहतर तिमाही रहेगी। एंड क्योंकि हमको लगता है कि अगली तिमाही बेहतर तिमाही रहेगी, तो कॉस्ट मैनेजमेंट करने में हमको अगली तिमाही में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात सामने नहीं आनी चाहिए। ओके, मैनेजमेंट ने लगातार कहा है कि जो टारगेट रेंज है जिस पे मार्जिन्स वो एक्सपेक्ट करें आगे चलते हुए 15 से 17% के आसपास है। फिलहाल आप 16-16.25% के आसपास बैठे हुए हैं। यहां से मार्जिन्स का फिर आउटलुक कैसा नजर आता है?
वी आर लुकिंग एट स्टेबल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। सो हमें मार्जिन में कोई बहुत ज्यादा फर्क कम से कम अगली 2 तिमाही में नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मिस्टर गुप्ता हमारे साथ बने रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सीएमसी के सीएफओ से बातचीत जारी रखेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर हमें उनसे बात करनी है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टॉक आपके सामने 9% के आसपास की कमजोरी के साथ अब ट्रेड करता हुआ है। बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है सीएमसी और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर जे.के. गुप्ता बने हुए हैं। स्टॉक 9% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। पिछले एक साल में इस काउंटर ने पॉजिटिव 14% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है बीता एक महीना इस काउंटर के लिहाज से, जब 1300 के लेवल्स के आसपास से काउंटर मूव करके 1720 के लेवल्स पे गया बीते एक महीने में। कल की क्लोजिंग तक की बात कर रहा हूं क्योंकि आज कमजोरी आई है, यानी कि बीते एक महीने में इस काउंटर ने 30% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर करे थे। शायद काफी लोग बेट कर रहे थे एक बेहतर रिजल्ट, और शायद एक बार फिर से तमाम बाजार में लोग बेट कर रहे थे, या फिर एक मार्केट बस फिर से स्ट्रांग होता हुआ नजर आया था कि टीसीएस का सीएमसी से विलय होगा, और उस पर काफी लोगों ने पंट किया शायद। मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बार इस फ्रंट पे इस विलय को लेकर, हालांकि हर बार मैं जब भी आपसे बात करता हूं इस पे जरूर टच अपॉन करता हूं, कोई बातचीत हुई बोर्ड में इस विलय को लेकर, या डिड यू इवन टच अपॉन दैट टॉपिक? नहीं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मार्केट स्पेकुलेशन थी। इस बारे में कंपनी में कोई जिक्र भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। पर क्या ये जो विलय की बात रह रहे कि बाजार में तूल पकड़ती है, ऐसी कोई एंड योजना कंपनी की? क्योंकि ऑब्वियसली टीसीएस की सब्सिडरी है, काफी हद तक कारोबार वहां से आता है। एक ही ग्रुप के अंदर 2 अलग अलग या फिर मेरे ख्याल से 3 अलग अलग आईटी स्पेस की कंपनीज लिस्टेड हैं। क्या विलय इमिनेंट है? इसीलिए क्योंकि बाजार लगातार अटकने लगाता है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि इस बारे में कुछ हमारी मैनेजमेंट में बात नहीं हुई है, तो मेरे लिए इस बारे में कुछ भी बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैनेजमेंट में कुछ बात होती तो शायद कुछ डायरेक्शन मिलती। चलिए, तो इस बारे में कुछ भी विचार विमर्श नहीं हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, तो विलय की बात जो बार बार बाजार में अटकने लगती है, स्टॉक तूल पकड़ता है, ध्यान रखें मैनेजमेंट के या फिर बोर्ड की जो बैठक हुई थी नतीजों को लेकर, उसमें ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो शायद सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं एक बड़ा फैक्टर है। ये जो बज़ था मार्केट में एक पॉसिबल टीसीएस के साथ मर्जर और रिजल्ट्स के साथ अनाउंसमेंट, वही बज़ अब फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो तगड़े अप मूव्स थे उसके बाद अब स्टॉक तगड़ा करेक्शन दिखाता हुआ, तगड़ी ऑफलोडिंग हो रही है मार्केट में इस स्टॉक की। सर, इंटरेस्टिंगली मैं आपसे अब जानना चाहूंगा डिमांड एनवायरनमेंट कैसा पैन आउट हो रहा है। आपने कहा Q3 में तो सीजनैलिटी फैक्टर था। आपके हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज हैं, एक डोमेस्टिक मार्केट, एक यूएस का मार्केट। जब लास्ट क्वार्टर में आपसे बातचीत हुई थी, इस बीते 3 महीनों में हालात कैसे रहे? क्या हालात वहां से सुधरे हैं? अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर? देखिए, ऐसा है, अमेरिका हमारे लिए अभी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी है, क्योंकि अभी भी हमारा सबसे ज्यादा कारोबार अमेरिका में होता है। इस तिमाही में भी अमेरिका से हमें करीब 59% यानी कि 59% बिजनेस हमें अमेरिका से मिला है। तो अमेरिका में हमें जो अभी तक आसार नजर आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, और हमें काफी उम्मीद है कि अमेरिका ज्योग्राफी हमारे लिए अच्छी रहेगी। हाँ, एक दूसरी जो बड़ी ज्योग्राफी जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारा काफी डिपेंडेंस रहता है, क्योंकि हमें करीब 32 से 35% तक का व्यापार हम हिंदुस्तान में करते हैं। उसमें थोड़ा पिछली तिमाही में स्टेट असेंबली इलेक्शंस को लेकर थोड़ा डील क्लोजर में हमको थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, और हालांकि हमें कुल मिला के घरेलू व्यापार में 5% की तिमाही दर तिमाही इजाफा देखने को मिला है। बट हमने थोड़ा एक्सपीरियंस किया कि डील क्लोजर में स्टेट असेंबली इलेक्शंस के होते हुए थोड़े सा स्लो डाउन था, और अगला 1 तिमाही और 2 तिमाही भी हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा हिंदुस्तान के बाजार के बारे में, क्योंकि हमको मालूम है कि इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, और जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट डील्स हैं उसमें कुछ हद तक स्लो डाउन आता है। और जब हम हिंदुस्तान में व्यापार करते हैं, यानी कि 32 से 35% तक का व्यापार करते हैं, उसमें से करीब 50% के करीब 50-55% के आसपास हमारा जो बिजनेस है वो सरकारी डील्स के थ्रू आता है। ओके, सो उस एक्सटेंट तक हमें थोड़ा सा इशू अगले 1 क्वार्टर में हो सकता है।
मैं आपके एमडी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिनका कहना था कि इस साल का जो बचा हुआ छमाही है यानी कि FY14 का सेकेंड हाफ जो है वो इस कंपनी के लिए बेहतर रहेगा। Q3 में तो ऑलरेडी सीजनैलिटी फैक्टर पे आप मान के चल रहे हैं कि दबाव देखने को मिला था। क्या Q4 में बहुत अच्छा रोबस्ट आउटलुक नजर आता है? क्योंकि आपने एक रीजन बताया डोमेस्टिक मार्केट में डिपेंडेंस है, असेंबली इलेक्शन के चलते दबाव देखने को मिला, तो अब तो ऑब्वियस है कि वो दबाव और एग्रोवेट होगा यहाँ से क्योंकि अब आम चुनाव सामने आने वाले हैं। नहीं, आई थिंक उनका कहना था कि हमारा जो कैलेंडर 14 है उसकी दूसरी छमाही यानी कि जुलाई इलेक्शंस के बाद का पीरियड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो छमाही है, हाँ उस पीरियड में हमें उम्मीद है कि हमारी जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं, जितना भी स्लो डाउन का इशू है वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा और जब नई सरकार बनेगी तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होगी और हमें लगता है कि इवन रुके हुए जो डिसीजन होंगे वो भी सामने आएंगे। तो हमको काफी उम्मीद है, तो वी आर अ बिट मोर बुलिश इन द सेकंड हाफ ऑफ करंट कैलेंडर ईयर। मैनेजमेंट का लगातार एक इंडीवर रहा था सर ऑफशोर को बढ़ाने का ताकि आप मार्जिन्स में गेन्स ईक आउट कर सकें, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल उस लिहाज से बदलाव की बात करी गई थी। किस हद तक वो इंडीवर सक्सेसफुल रहा है और कहां तक पहुंचा है? इस तिमाही में हम लोग थोड़े सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। पिछली तिमाही में जब मेरी आपसे बात हुई थी तो हमारा ऑफशोर लीवर करीब 20.7% के करीब था, जो इस तिमाही में बढ़कर 21.5% के करीब हुआ। सो वी आर गेटिंग सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मूविंग इट ऑफशोर और हमारा प्रयास इस दिशा में जारी रहेगा। ओके, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं डिमांड आउटलुक को लेकर, मैं एक चीज, हालांकि ये कंपनी गाइडेंस नहीं देती लेकिन आपने ऑलरेडी 9 मंथ्स के नंबर्स घोषित कर दिए हैं। इन नंबर्स को एक्सट्रापोलेट करूं तो शायद इस साल आपकी आय और मुनाफे में करीब 11-12% के आसपास का अपटेक देखने को मिलेगा। क्या मेरे कैलकुलेशन सही है? देखिए, पहले 9 महीने में हमारा जो बिजनेस है करीब 15% YOY बेसिस पे बढ़ा है और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 16% बढ़ा है। सो मेरे ख्याल से मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि चौथी तिमाही में हमारा ग्रोथ रेट इससे कम हो। 15% के आसपास की ग्रोथ इस साल आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके आसपास का नंबर आएगा। लेकिन पिछले 4 सालों में एक अच्छा मोमेंटम पिकअप करा था, आय में करीब 20%, मुनाफे भी ऑलमोस्ट इसी क्वांटम की CAGR ग्रोथ कंसोलिडेटेड बेसिस में आपने डिलीवर करी थी। तो वो नंबर्स अब यहां से, क्योंकि आप कह रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर थोड़ा उस लिहाज से थोड़ा कमजोर रहेगा, तो अगले 3 सालों के लिए किस तरह की ग्रोथ ये कंपनी बेट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, अगला 3 साल के लिए तो मुझे लगता नहीं कि हमें कोई चिंता का विषय है, बिकॉज 3 साल IT इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा पीरियड होता है और जितने भी हम लोगों ने एफर्ट्स पिछले साल में किए हैं और जो हम अभी कर रहे हैं, उनके सबके नतीजे, सबके रिजल्ट्स हमारे परफॉर्मेंस में। ओके, तो एक बॉल पार्क नंबर ग्रोथ के लिहाज से सर क्या होगा? उम्मीद है एक बॉल पार्क नंबर ग्रोथ के लिहाज से 3 सालों का? नहीं, वो नंबर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इस कंपनी में ये कंपनी सक्षम है कि हम इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट डिलीवर कर सकें और हमें अभी भी पूरा भरोसा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर रहेगा। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। स्टॉक आपके सामने करीब 100-1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ, मैनेजमेंट कहता हुआ जो क्वार्टरली नंबर्स यानी कि Q3 नंबर्स में कमजोरी आई थी वो सीजनैलिटी प्ले था, क्योंकि ये तिमाही आमतौर पर IT कंपनीज के लिए कमजोर रहती है। रुपए से कंपनी को नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था करीब 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। उसके बावजूद जो मार्जिन में बढ़त आई वो इसीलिए क्योंकि कंपनीज ने कुछ कॉस्ट एफिशिएंसीज या कॉस्ट मैनेजमेंट करा था, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। प्राइसिंग आउटलुक पर मैनेजमेंट का कहना है स्टेबल है, हालांकि यहां पे कोई इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस पे नहीं देखने को मिल रहा। इस लिहाज से मार्जिन भी यहां से स्टेबली देखने को मिलेंगे, ज्यादा मूवमेंट मार्जिन के फ्रंट पे आप एक्सपेक्ट ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट जो बाजार हमेशा की तरह दाव लगाता है, मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली डिनाई करा है कि इस टाइम पे TCS के साथ विलय की कोई योजना है। इस बोर्ड बैठक में भी इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। मैनेजमेंट मानता है कि आम चुनाव यानी कि इस कैलेंडर ईयर के सेकेंड हाफ में शायद आपको आउटलुक इस कंपनी स्पेस का बेहतर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में खासी डिपेंडेंस है इस कंपनी की और आम चुनाव ध्यान रखें मई के आसपास होते हुए नजर आएंगे। तो शायद आउटलुक पॉजिटिव, लेकिन Q3 नंबर्स जो थे वो ठंडे इस कंपनी की तरफ से आए हैं और जो बस था अब वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए स्टॉक पे आप देख रहे हैं तगड़ी पिटाई होती हुई 9-9.5% के आसपास का दबाव। लेकिन बड़ा सवाल, इस दबाव में क्या CMC एक लुक्रेटिव बाय होता है, इस काउंटर में यहां से खरीदारी की जा सकती है, या फिर अगर मैं निवेशित था, अगर मैंने इस मोमेंटम में इस काउंटर को कैश करने की कोशिश करी थी, तो क्या मैं अभी अपना माल बेच दूं इन स्तरों के आसपास? इन सब पे बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, जब हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जुड़ेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सीएमसी जो कंपनी आज हमारे रडार पे थी, जिसके सीएफओ से हमने बातचीत करी, इस कंपनी में निवेश की क्या रणनीति हो सकती है, ये जानने के लिए बात करते हैं ट्रेड स्ट्रीट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से। संदीप जी, इससे पहले मैं जानने की कोशिश करूं कि यहाँ पे निवेश की रणनीति क्या होगी, मैं जानना चाहूंगा पहले क्या कारण है आज काउंटर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। देखिए, इसको खींचा भी वैसे ही गया था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी वैसे कम है एज अ मिड कैप आईटी स्टॉक। इसमें वैसे बहुत कम लिक्विडिटी है और ओवरऑल अगर देखें तो इसको काफी हद तक रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन में किया गया था, बट रिजल्ट्स उस हिसाब से आए नहीं, बिलो एक्सपेक्टेशंस आए हैं। तो एक क्लियर कट बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज वाला एपिसोड है ये। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 30% के आसपास के अपसाइड्स, आपने जो कहा था खींचा गया है, कल तक की अगर क्लोजिंग की बात करूं तो 30% के अपसाइड इसने डिलीवर करे थे। आज उसमें से ऑलमोस्ट 1/3 इसने गवा दिया है। जब आप कह रहे हैं कि ऑब्वियस पैटर्न्स देखने को मिले हैं, लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाई थी, तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर मैं इस काउंटर में इस रैली, इस मोमेंटम को पकड़ने के लिए एंटर कर चुका था तो मेरे लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? और आज जब ये 10% नीचे, तो क्या मैं फ्रेश निवेश यहाँ पे कर सकता हूँ अगर मैं इस काउंटर से दूर था अब तक? अगर ऑलरेडी एंटर किया हुआ था और कहीं ना कहीं लॉस झेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से अब तो होल्ड ही बनता है और कहीं ना कहीं 1450 1480 के लेवल्स आते हैं नीचे, तो वहां पे एवरेजिंग करने की राय दूंगा जो ऑलरेडी निवेशित है। और फ्रेश निवेश में इन लेवल्स पे सजेस्ट करूंगा नहीं। कहीं ना कहीं 1450 से 1480 का जो लेवल है वहां पे करें। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ी स्पाइक देता है इधर साइड, प्लस में भी और माइनस में भी, तो हमेशा से ये नेचर रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। एंड रिजल्ट्स के आसपास ये भी काफी बड़ी स्पाइक देता है। तो यहाँ से अब डाउन साइड जहाँ पे भी आता है, पिछले रिजल्ट में भी अगर देखें और पास के क्वार्टर्स में भी एक्सपीरियंस देखें, तो रिजल्ट्स के बाद एक बार जब नीचे आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं लेने की रखे। और ये जो लेवल्स मैंने बताए 1450 अच्छा सपोर्ट है। फिर वहां लेके फिर टारगेट जो है करीब 1700-1750 का टारगेट 6 से 9 महीने की अवधि में देख सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो लग रहा है कि H2 में, सेकेंड हाफ में कुछ बेटर आने वाले हैं। और जो विलय की बात है, मुझे नहीं लगता कि जो 5 लाख करोड़ की कंपनी है TCS, उसके सामने 5000 करोड़ की कंपनी का कोई विलय इतनी जल्दी कर पाएगी कंपनी। और ट्रिगर एक और हो सकता है फेस वैल्यू स्प्लिट। कहीं ना कहीं 10 रुपए का फेस वैल्यू है, अगर कभी 1 रुपया का स्प्लिट होता है तो हो सकता है कि वापस से इसमें चाल आई अच्छी खासी। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह सीएमसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। सीएमसी, ध्यान रखें, एक बेहद वोलेटाइल काउंटर है, यानी कि अस्थिर काउंटर है, तो उसके लिए आप वोलेटाइलिटी के लिए ब्रेस्ड रहें। अगर आपने यहाँ पे निवेश कर लिया था इस रैली में तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब एग्जिट करना बनता नहीं, शायद आपको तगड़ा नुकसान हो जाए। 1450 से 1480 के लेवल्स पे आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो इन्हीं लेवल 1450 1480 के जोन्स में अगर ये काउंटर आता है तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग करें, अभी बिल्कुल ना करें। और तब वहां पे उन लेवल्स पे फ्रेश बाइंग करने के बाद 6 से 9 महीने के पीरियड में संदीप जी मानते हैं कि 1700 1750 तक के लेवल्स तक के काउंटर जाने का दमखम रखता है, तो फिर वो आपका फ्रेश टारगेट होगा। लेकिन चलिए यहाँ पे एक और व्यू ले लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट संदीप सवरवाल का मानना है कि बाजार के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा और साल के अंत तक निफ्टी 7600 तक जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि एक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एक पीक आउट हो गए हैं, इन्फ्लेशन की दर नीचे आने की उम्मीद है, आरबीआई के हेल्म पे एक अच्छे गवर्नर आ गए हैं और हमारी उम्मीद है कि जब इलेक्शंस के बाद एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आएगी सेंटर पे, तो इस सब को देखते हुए मेरा व्यू ये है कि इस साल के एंड में हम लोग करीब 7600 के निफ्टी के आसपास होने चाहिए। चलिए, लेकिन नोए कंपनी में आज के लिए इतना ही। ये था सीएमसी पे आज फोकस। 10% के आसपास ये काउंटर अब ट्रेड करता हुआ, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।